MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज की करेंगे परिचय। परिचय में हम क्या करते हैं, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के प्रकार क्या है, चतुर्भुज से संबंधित जितने भी विषय आते हैं सभी विषयों को आसानी से समझा दिया जाएगा, ताकि प्रश्नावलियों में जो प्रश्न दिए गए हैं या फिर परीक्षा में इस पाठ से जो प्रश्न आएंगे उनको आसानी से हल किया जा सके। परिचय के अलावा जो भी इस पाठ के अन्य वीडियोज होंगी, प्रश्नावली 8.1, 8.2, उनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उनको देख लेना और पाठ को पूरा कर लेना है। इस पाठ का जो भी परिचय है इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा से इसको समझते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा में हमें दिया है, चतुर्भुज एक बंद आकृति है जिसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। बहुत आसान चीज है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है जो चार भुजाओं से बनी होती है। इसके अंदर चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। आसानी से आपको मैं बनाकर दिखा देता हूं ताकि जो भी हमारी चीजें हैं उनको आप आसानी से समझ पाओ। देखो यहां पर हमारे पास जो मैंने आकृति बनाई है इसकी चार भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी और चार भुजा। और ये बंद आकृति है, कहीं से भी ये खुली नहीं है, बंद आकृति होती है। इसके चार शीर्ष होते हैं, यानी कि दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं उनको शीर्ष कहा जाता है। तो मैं शीर्ष के नाम लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, यहां पर बी, सी और डी, ये इसके चार शीर्ष हो जाते हैं। इसके बाद चार कोण भी इसमें होते हैं, अंदर की तरफ कोण बनते हैं हमेशा। यहां पर भी मेरे पास कोण बनेगा, बी पर भी और सी पर भी और डी पर भी। तो जो भी हमारा चतुर्भुज है उसमें हमारे पास चार भुजाएं आ गई हैं, इसके अलावा चार शीर्ष आ गए हैं, इसके अलावा अंदर की तरफ चार कोण भी आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह की कोई भी आकृति होगी उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज के प्रकार की बात कर लेते हैं। कई सारे प्रकार होते हैं चतुर्भुज के। तो चतुर्भुज के प्रकार जो हमें कक्षा 9वीं में पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले हम वर्ग को समझेंगे, उसके बाद आयतकार जो होता है उसको समझा जाएगा। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसको भी बहुत जरूरी से समझना पड़ेगा हमें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है समांतर चतुर्भुज। इसके बाद विषम कोण जो त्रिभुज होता है, सॉरी चतुर्भुज होता है, उसको भी समझना पड़ेगा। पतंग जो उड़ाते हैं ना भाई, पतंग भी एक चतुर्भुज होता है, तो पतंग के बारे में भी हमें विषय समझने पड़ेंगे। और उसके बाद समलंब जो चतुर्भुज होता है उसको भी हमें समझना है। ये कुल जो हमारे सामने दिए गए हैं ये चतुर्भुज के प्रकार हमें कक्षा 9वीं में समझने हैं। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि इनकी जो भी विषय हैं जो हमें पाठ 8 में समझने हैं, उन सभी विषयों को एक एक करके बहुत डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ग की, और वर्ग के बारे में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। चतुर्भुज का हमारा पहला प्रकार जो हम समझने वाले हैं वो होगा एक वर्ग। वर्ग सबसे पहले बना लेते हैं। यहां पर हमारा वर्ग क्या होता है, इस तरह की जो आकृति हमारी बनती है ये हमारा एक वर्ग हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे तो ए बी सी डी, ये मेरा एक वर्ग हो गया। अब वर्ग के बारे में सबसे पहला जो बिंदु हमें दिया गया है उसके बारे में समझो। हमें कहता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो भी वर्ग यहां पर हमारे पास है इसमें भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चार भुजाएं हैं। चारों के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो भी बराबर भुजाएं होती हैं उनको हम किस तरह से दर्शाते हैं, जैसे ए बी वाली रेखा है, इस पर बी सी, सी डी और ए डी, इन सभी रेखाओं पर मैंने एक एक निशान लगा दिया है। इसका मतलब होगा ये चारों की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई। दूसरी बात कहता है सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जो भी इसमें अंदर की तरफ कोण बनते हैं कहां कहां पर बनेंगे, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। और 90 कोण के किस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से बॉक्स सा बना दिया जाता है, वो 90 डिग्री को दर्शाता है। चारों के चारों कोण 90-90 डिग्री के हो जाते हैं। आगे कहता है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। जो भी हमारी सम्मुख यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं, जैसे यहां पर हमारे पास ए बी और यहां पर डी सी भुजाएं जो है ना ये समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है ये बराबर दूरी पर ही रहती हैं। जितनी दूरी यहां पर होगी इनके बीच में उतनी ही दूरी यहां पर होगी। तो सी डी और ए बी हमारी समांतर भुजाएं हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जो बी सी और ए डी है ये भी तो सामने वाली भुजाएं हैं, ये भी समांतर इसमें होती हैं। और जो भी हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनको किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, ए सी समांतर है यहां पर डी
सी के जो बीच में मैंने दो लाइन लगाई हैं ये समांतर को दर्शाती हैं, यानी कि ए बी आएगा हमारा यहां पर। ए बी जो हमारी है वो डी सी के समांतर है, ठीक है। ए बी वाली रेखा डी सी के समांतर हो जाएगी, बीच में जो दो रेखाएं हैं वो समांतर को दर्शाती हैं। इसके बाद आता है विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा विकर्ण क्या होते हैं। देखो अब मेरे पास ए शीर्ष है और मेरे पास सी शीर्ष है, ये आमने सामने वाले जो शीर्ष हैं अगर हम इनको एक सीधी रेखा में मिला देते हैं, जैसे मैंने ए से सी को मिला दिया तो ए सी हमारा एक विकर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखो बी और डी भी एक दूसरे के सामने हैं, इनको भी अगर मैं एक सीधी रेखा में मिला दूंगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और जो भी विकर्ण होते हैं वर्ग में वो बराबर होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, ए से सी जो हमने विकर्ण बनाया है और बी से डी जो हमने विकर्ण बनाया है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरा ए सी है वो बराबर हो जाएगा बी डी के। इसके बाद अगला बिंदु कहता है विकर्ण लंबवत होते हैं। एक बात आपको मैंने कई बार बताई है, लंब का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो विकर्ण जो है वो लंबवत हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी यहां पर विकर्ण बनाए गए हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां पर जो कोण बनेगा, जो ये वाला कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। यहां पर भी 90 डिग्री होगा, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। जहां पर भी हम विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे जो भी कोण बनेगा वर्ग के अंदर 90 डिग्री का ही वो होता है। इसके बाद बारी आ जाती है विकर्ण भी एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। मान लो जो भी हमारा ए सी और बी डी ये विकर्ण है ये एक दूसरे को किसी ओ बिंदु पर काटते हैं, तो जो भी हमारा यहां पर ओ ए और ओ सी है ना ये वाली भुजाएं हमारी बराबर होंगी। ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी के, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि O से A तक और O से C तक ये वाली भुजाएं हमारी बराबर होंगी। तो इन पे हमने इस तरह से दो रेखाएं लगा दी हैं, ये बराबर जो हमारी होती हैं उनको दर्शाती हैं। इसी तरह से OB और OD ये भी बराबर होंगी, तो इन पे हम इस तरह से तीन रेखाएं लगाकर दर्शा देंगे कि OD और OB ये हमारी बराबर हो जाती हैं। जो भी हमारा वर्ग है उसके जितने भी विषय हैं बिंदुओं सहित हमने एक एक करके बहुत डिटेल में समझ लिए। तो वर्ग से संबंधित सभी विषय हमारे कंप्लीट हो गए हैं, डायग्राम बनाकर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। वर्ग के बाद जो अगला हमारा आकृति होगी, अगला चतुर्भुज का प्रकार है, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। चतुर्भुज में हमारा दूसरा प्रकार होता है आयतकार। आयतकार की सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो यहां पर जो मैंने आकृति बनाई है ये हो गई है आयतकार। आयतकार में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई जो है वो इस तरह से होती है और चौड़ाई जो है वो इस तरह से होती है। सबसे पहले इसका भी नामकरण कर लेते हैं। यहां पर इसका नामकरण ए बी सी और डी हम कर देते हैं। जो ए बी है ये इसकी लंबाई होगी, बी सी जो है ये इसकी चौड़ाई होती है। बहुत आसान चीज हमने समझी। अब इसमें कहता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मैंने बताया था सामने वाली जो भुजाएं हैं, जैसे देखो ए बी के सम्मुख हमारी डी सी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मेरी ए बी है और डी सी है ये एक दूसरे के बराबर होंगी। इन पे इस तरह से एक एक लाइन हमने लगा दी तो दोनों भुजाएं बराबर हमने दर्शा दी। इसके बाद सम्मुख भुजाएं हमारी ए डी और बी सी भी तो हैं, ये भी तो एक दूसरे के सामने हैं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इन पे इस तरह से दो दो लाइन लगा देते हैं, ये वाली भुजाएं भी हमारी बराबर हो गई। सम्मुख भुजाएं जो हमारा आयतकार है उसमें बराबर होती हैं। अब इससे अगली बात करते हैं, सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। चाहे वर्ग हो चाहे आयतकार हो, इसमें सभी के सभी कोण जो है ना वो हमेशा 90 डिग्री के ही रहते हैं। सभी कोण एक दूसरे के यहां पर बराबर भी होंगे और सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ए कोण 90 डिग्री का है, यहां पर सी भी 90 डिग्री का है, बी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री, सभी 90-90 डिग्री के हैं, तो एक दूसरे के बराबर भी ये हो जाएंगे। इसके बाद है सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। जो भी आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। जैसे देखो ए बी और डी सी है ये समांतर हैं, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, ए बी समांतर हो जाएगी हमारी यहां पर डी सी के साथ। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरी ए डी और बी सी है ये भी तो सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर ए डी जो है वो समांतर हो जाएगी किसके, बी
सी के इस तरह से सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर निकल कर आती हैं। इसके बाद है विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। जो भी हमारा आयतकार होता है उसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। विकर्ण जैसे कि मैं ए से सी को मिला देता हूं, इसके बाद मैं बी से डी को मिला देता हूं, तो जो भी मेरा विकर्ण यहां पर ए से सी है उसके बाद बी से डी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए सी बराबर में हो जाएगा मेरा बी डी के। इसके बाद अगला जो बिंदु है उसको भी ध्यान से समझना। विकर्ण भी एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। पीछे वाले पेज पर वर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि विकर्ण जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लेकिन आयतकार में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, सिर्फ वे एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। मान लो ये विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु O पर काटते हैं, तो जो भी मेरी ये रेखा होगी ओ ए और ओ सी ये एक दूसरे के बराबर होगी। लिख देते हैं यहां पर ओ ए बराबर हो जाएगी मेरी ओ सी के। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा ओ बी है और ओ डी है ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ओ बी बराबर में हो जाएगा ओ डी। जो भी हमारे ये बिंदु थे आयतकार वाले सभी का उदाहरण देकर मैंने समझा दिए हैं। आयतकार के बाद जो चतुर्भुज का अगला प्रकार है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। चतुर्भुज का हमारा जो अगला प्रकार है वो आ जाता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की जो आकृति है सबसे पहले तो मैं वही बना देता हूं। कुछ इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया है ना, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो भी यहां पर हमारी सम्मुख भुजाएं हैं, पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। जितनी भी हमने आकृति अभी तक बनाई है सभी का नामकरण यही किया है ए बी सी डी। आप पी क्यू आर एस भी कर सकते हो। तो जो भी हमारा ये समांतर चतुर्भुज है इसका पहला बिंदु समझो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सामने वाली भुजाएं। ए बी और डी सी ये हमारी सामने वाली भुजाएं हैं, बराबर होंगी एक दूसरे के। तो ए बी और डी सी पर इस तरह से एक एक लाइन कर देनी है। जो हमारा ए डी है और बी सी है ये भी तो सामने वाली भुजाएं हैं, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी। इन पर दो दो लाइन इस तरह से हमें लगा देनी है। जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, हमारी ए बी और डी सी ये समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। इसके बाद अगला बिंदु आता है समांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी कि सामने वाले जो कोण हैं, जैसे ए कोण हमारा यहां पर है और जो हमारा सी कोण यहां पर है। अगर हमारा ए कोण यहां पर और सी कोण एक दूसरे के सामने हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। बिल्कुल इसी तरह से जो बी वाला कोण है और डी वाला कोण है ये भी तो एक दूसरे के सामने है, तो मैं क्या कहूंगा कि बी और जो डी वाला कोण है, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। सामने वाले कोण बराबर होते हैं। आगे दिया है आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पाठ 6 में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आसन्न कोण होते हैं पड़ोस वाले कोण। जैसे पड़ोसी कौन से हैं, यहां पर ए और बी एक दूसरे के साथ हैं, ये पड़ोसी हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण ए जमा में कोण बी करूंगा तो इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखो कोण ए डी का भी तो पड़ोसी है, तो इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ता हूं, अगर मैं इस तरह से जोड़ूंगा कोण ए जमा में कोण डी करूंगा तो इनका जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी पड़ोसी कोण होंगे साथ में जो होंगे, देखो ए बी का पड़ोसी है तो ए बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ गया। ए यहां पर डी का भी पड़ोसी है तो ए डी को जोड़ने पर भी 180 आ गया। अगर यहां पर हम बी और सी को देखें, ये भी पड़ोसी हैं, बी और सी को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। उसके बाद अगर सी और डी को जोड़ेंगे, ये भी पड़ोसी हैं, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद अगली बारी आती है विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। विकर्ण हम बनाएंगे यहां पर, मैं यहां पर ए से सी को जोड़ दूंगा, उसके बाद मैं बी से डी को जोड़ दूंगा। तो जो भी विकर्ण एक दूसरे को मान लेते हैं ये ओ बिंदु पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित करने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जो मेरा ओ ए है और ओ सी है ये बराबर होंगे। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। इसी तरह से जो दूसरा विकर्ण है उसमें ओ बी और ओ डी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ओ बी बराबर में ओ डी ये एक दूसरे के बराबर यहां पर आ जाते हैं। जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज है इसका एक इंपॉर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु और बता देता हूं मैं आपको। कोई भी हमें आकृति दी गई हो,
किसी भी आकृति में, किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं, ध्यान से सुनना, सम्मुख भुजाएं जो हैं, जैसे यहां पर ए बी और डी सी, जो हमारी ये भुजाएं हैं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। जो भी समांतर चतुर्भुज हमारा था उसके सभी बिंदुओं को उदाहरण सहित समझा दिया। अब इससे अगला जो हमारा चतुर्भुज है उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। चतुर्भुज का अगला प्रकार होता है विषम कोण चतुर्भुज। ये इसकी आकृति किस तरह की दिखाई देती है, आकृति यहां पर मैं बना देता हूं, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जो भी हमारी ये आकृति मैंने बनाई है ये हमारी क्या बनी है, ये बन जाता है यहां पर हमारा एक विषम कोण त्रिभुज। अब जो विषम कोण त्रिभुज होता है इसका भी नामकरण कर देते हैं। अभी तक जितनी भी आकृतियों का नामकरण किया है, ए बी सी डी किया है, चलो इसका हम कर देते हैं पी क्यू आर एस। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या कही गई है, सभी पक्ष समान हैं। पक्ष का मतलब होता है भुजाएं। तो देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी ऐसी ये जितनी भी भुजाएं इसमें आती हैं सभी पर हमें एक लाइन लगा देनी है, यानी कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगले बिंदु की बात करें तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो सामने होते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास कोण पी है और यहां पर कोण आर है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के सामने है ना, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है यहां पर सम्मुख कोणों की। क्यू और एस जो हमारे कोण हैं, सबसे पहले जो दूसरा बिंदु है उसमें हमारा कोण पी है, बराबर हो जाएगा कोण आर के। हमारे पास यहां पर कोण क्यू और कोण एस हैं, तो भाई कोण क्यू और कोण एस जो है हमारे ये भी सम्मुख कोण है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये निष्कर्ष हम निकालते हैं बिंदु नंबर 2 से। इसके बाद अगली बात कहता है आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन कोण वही पड़ोसी कोण जो होते हैं उनको आसन कोण कहा जाता है। जैसे P और Q यहां पर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, कोण P जमा में कोण Q करूंगा तो इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से अगर मैं P और S को जोड़ूंगा, P और S भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो कोण P जमा में कोण S करने पर जो S आएगा यहां पर हमारा, उनको जोड़ने पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आसन्न कोण जो भी होंगे उनको जोड़ने पर 180 डिग्री हमें मिलेगा। अगली बात करते हैं विकर्ण लंबवत होते हैं। लंबवत विकर्ण कैसे बनाएंगे, देखो विकर्ण जो है P R मैंने जोड़ दिया, उसके बाद मैंने S से Q को जोड़ दिया, तो यहां पर विकर्ण हमारे बनते हैं। और विकर्ण हमारे क्या है भाई, लंब हैं। लंब का अर्थ मैंने क्या बताया था, जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे उनको लंब कहा जाता है। तो लंबवत का मतलब होगा कि जो भी यहां पर O बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का होता है किसमें, विषम कोण चतुर्भुज में। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है। जितने भी यहां पर कोण बनेंगे, ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी, यहां पर भी और यहां पर भी, जो चारों कोण बनेंगे जहां पर भी विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं सभी के सभी कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। अगली बात करें तो विकर्ण भी समद्वि भाजक होते हैं। जो भी विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। अब देखो समद्वि भाजित किस तरह से ये कर रहे हैं, तो देखो O से R और O से P ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं OP बराबर हो जाएगा मेरा OR के। इसी तरह से OQ और OS जो है ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, OQ बराबर में OS बराबर हो जाएंगे। जो भी विकर्ण है वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जो भी हमारे चतुर्भुज का ये विषम कोण चतुर्भुज है, इसके जितने भी बिंदु थे हमने सभी को समझा, हर एक को मैंने उदाहरण सहित समझा दिया है। तो जब अगला आकृति आती है उसके लिए हम आ गए हैं अगले पेज पर। इसमें हमारे पास क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज की बात की गई है। समलंब चतुर्भुज जो होता है ना, उसकी आकृति मैं आपके लिए बनाता हूं। देखो इस तरह से होगा हमारा ये, यहां पर जो आकृति बनाई जा रही है उस पे आपने ध्यान देना है। ये हमारा जो समलंब चतुर्भुज मैंने बनाया है, इसकी आकृति पर ध्यान दो। पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये मेरा ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी बिंदु मैंने बना दिया है। इसके दो बिंदु ही आपने समझने हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जो भी आमने सामने वाली भुजाएं हैं, देखो एक तो बी सी के सामने यहां पर ए डी दी गई है, क्या ये भुजाएं आपको समांतर दिख रही हैं? अगर हम इनको आगे इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे के पास में आ रही हैं, तो ये समांतर नहीं है। सिर्फ एक युग्म यानी कि एक जोड़ा ही समांतर होता है। जैसे ए बी और डी सी, ये वाली जो भुजाएं हैं मेरी ए बी
समांतर है यहाँ पर डी सी के, सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर होता है इसमें। दूसरा बिंदु है गैर समांतर भुजाओं पर कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जो भी हमारी गैर समांतर भुजाएं हैं कौन कौन सी हैं, मेरे पास यहाँ पर ए डी और बी सी हैं, ये समांतर नहीं है एक दूसरे के, यानी कि इन पर जो कोण बनेगा हमारा, कौन सा कोण है ये कोण डी है, ये कोण ए है। तो मैं अगर इनका जोड़ करूंगा, जोड़ करने पर उनका जोड़ यानी कि योग जो होता है उनका 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस तरह से करता हूं, कोण ए जमा में आ जाएगा कोण डी, तो इनका जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी गैर वहां पर मतलब गैर समांतर भुजाएं कौन सी हैं, बी और सी, ये भी हमारी गैर समांतर भुजाएं हैं बी से सी। तो यहां पर भी जो कोण बनेगा कोण बी जमा में कोण सी, इनका जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर हमें मिलेगा। आसान सी चीज मैंने समझा दी। जो भी गैर समांतर भुजा पर कोण हमारा बनता है, एडी हमारी गैर समांतर भुजा है, कोण ए और डी बना, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इसी तरह से बी और सी भी मेरी गैर समांतर भुजा है, कोण बी और कोण सी को जोड़ूंगा तो इसका भी जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ दो ही चीजें आपने ये समझनी है कि जो भी एक जोड़ा होता है वो समांतर होता है, और गैर समांतर भुजाओं पर जो भी कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर निकल कर आता है। समलंब चतुर्भुज हमने समझ लिया। अब बारी आएगी पतंग उड़ाने की। तो पतंग हमारी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आपने पतंग जरूर कभी ना कभी उड़ाई होगी, अगर उड़ाई है तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं उड़ाई है तो भी कमेंट करके बता देना कि पतंग हमने आज तक नहीं उड़ाई है। सो पतंग की जो आकृति होती है इसका भी नामकरण करते हैं। ऊपर मेरा ए बिंदु, ये बी बिंदु, उसके बाद सी बिंदु और यहां पर डी बिंदु आता है। इसमें भी हम दो विकर्ण बना सकते हैं। देखो यहां पर जो भी मेरा यहाँ ए है सी है, इसको मैं जोड़ देता हूं तो मेरा ए सी विकर्ण बन गया। बी से डी को जोड़ दूंगा तो बी डी मेरा विकर्ण बन गया। जो भी विकर्ण है मान लो ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, इस वाले बिंदु पर जहां पर भी ये काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहां पर भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। अब जो बिंदु दिए गए हैं उनसे समझ लेते हैं। पतंग में हमारा सबसे पहला बिंदु दिया गया है आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। जो भी आसन भुजाएं होती हैं, पड़ोसी भुजाएं होती हैं, एक जोड़ा जो होता है ना, युग्म जोड़े जो बनते हैं, जैसे ए बी और ए डी ये हमारी पड़ोसी भुजाएं हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, ऊपर वाले जो भुजाएं होती हैं पतंग की, ए बी और ए डी, ये एक दूसरे के बराबर होंगी। बिल्कुल इसी तरह से जो नीचे वाली दो भुजाएं होती हैं बी से सी और डी से सी, ये भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इन पे इस तरह से हमें दो दो लाइन लगा देनी है। ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के और बी सी बराबर होता है डी सी के। इस तरह से पतंग जो हमारा चतुर्भुज होता है उसमें हमारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, जो हमारी आसन भुजाएं हैं वो बराबर और नीचे वाली जो हमारी आसन भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद आगे कहता है सम्मुख कोणों का एक युग्म बराबर होता है। सिर्फ एक युग्म बराबर होता है। सम्मुख कोण कौन कौन से बनते हैं इसमें, यहां पर मैं कोण बी को देखता हूं और कोण डी को देखता हूं। तो जो कोण बी है और कोण डी है, सिर्फ यही वाला कोण जो इधर और इधर लेफ्ट और राइट वाले जो हमारे कोण बनते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। गलती से भी ये मत कर देना कि कोण ए और कोण सी बराबर है, नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट वाले जो हमारे होते हैं वो एक दूसरे को बराबर होते हैं। आगे यहां पर है विकर्ण लंबवत होते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो भी विकर्ण बनाएंगे वो एक दूसरे के साथ यहां पर हर जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है, लंबा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। इसमें विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, एक विकर्ण इसमें बड़ा होता है, जैसे ए सी आपको बड़ा विकर्ण दिख रहा होगा और बी डी जो है ये छोटा विकर्ण है। तो जो ए सी वाला बड़ा विकर्ण है वो छोटे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका अर्थ होगा छोटा विकर्ण हमारा ओ बी और ओ डी से बना है, तो इसमें क्या होगा, ओ बी बराबर हो जाएगा मेरा ओ डी के। तो पतंग वाली जो आकृति है उसके जो भी बिंदु थे सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चतुर्भुज में हमें जो है ना वो त्रिभुज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। त्रिभुज की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम यानी कि प्रमेय आती है। उस प्रमेय के बारे में भी समझ लेते हैं कि वो प्रमेय हमें क्या बताती है। उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
चतुर्भुज में त्रिभुज की प्रमेय भी आती है। ये प्रमेय कक्षा 9वीं की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है और प्रमेय का नाम क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये परीक्षाओं में भी आती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। किस तरह से इसको हमें हल करना है, प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध करना है, इसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन इस जो हमारा परिचय है, इस परिचय में हम ये समझ लेते हैं कि प्रमेय हमें क्या बताती है। तो प्रमेय में सबसे पहले ये त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है, तो त्रिभुज की हमें आवश्यकता होगी। चलो मैंने एक त्रिभुज यहां पर बना लिया है। इस त्रिभुज का नामकरण हमें कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा वहां पर ए बी और ये बिंदु हो जाएगा सी। जो भी यहां पर त्रिभुज मैंने बनाया है, इसके पहले बिंदु को देखो। जो भी हमारी यहां पर प्रमेय है, इसका पहला बिंदु कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। देखो मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की बात की गई है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो हम जो भी ए सी है और बी सी है, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं। ये मैंने मध्य बिंदु ले लिए। मान लो ये मेरे पास हो जाएगा ई और ये हो जाएगा मेरे पास एफ। ठीक है, बहुत आसान बात मैंने कही है। ए बी सी मेरा त्रिभुज हो गया। इसकी दो भुजाएं जो हैं, ए सी का मध्य बिंदु ई और बी सी जो है इसका मध्य बिंदु मैंने एफ ले लिया। इन जो मध्य बिंदु है इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ई और एफ को अब मुझे मिला देना है। तो मैं ई और एफ को इस तरह से जोड़ देता हूं, एक सीधी लाइन में मैंने इनको जोड़ दिया। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ई और एफ को, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ई एफ को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा कौन सी है? ए बी है। तो ई एफ जो है वो ए बी के समांतर होगा। ये निष्कर्ष हमारा यहां पर निकलता है। ई एफ समांतर हो जाएगा यहां पर किसके भाई? ए बी के। एक तो ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है उसको भी समझो, और उसका आधा होता है। ई एफ जो है ना, ई एफ ए बी के समांतर भी होगा, और ई एफ यहां पर जो है ना, ई एफ ये आधा हो जाएगा। आधे को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 ए बी होगा। जो भी मेरी यहां पर तीसरी भुजा है ए बी, इसकी आधा हो जाएगा ई एफ। बहुत आसान चीज यहां पर की गई है कि जो भी हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा हमारी ई एफ है, ये ई एफ ए बी के समांतर होती है। और जो हमारी ये ई एफ है, इसी ए बी का आधा भी होती है। ये आसान सी बात हमें कही गई है मध्य बिंदु प्रमेय में। और मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी कि प्रमेय है। इसको करना कैसे है, हल कैसे करना है, इस प्रमेय को सिद्ध कैसे करना है, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम में, परीक्षाओं में ये प्रमेय आती है हर बार, तो जरूर कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है कक्षा 9वीं की। पहला बिंदु हमने समझ लिया। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरे बिंदु को समझने के लिए जो भी हमने ये बनाया है, इसको रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये एफ बिंदु है, इसको हटा दिया हमने। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है? बिल्कुल इसका उल्टा होगा वो। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो एक हमारे पास त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा हमने ए सी ले ली, इसका मध्य बिंदु हमारा ई हो गया। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर ई से हमने क्या किया? एक रेखा खींची जो दूसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, ई से जो भी हम रेखा यहां पर खींचेंगे वो किसके समांतर होगी? यहां पर मैं एक रेखा खींच देता हूं। जो भी मेरी ये रेखा है ई से मैंने खींची है, वो ए बी के समांतर खींच दी है। दूसरी भुजा के समांतर एक तीसरी भुजा को समद्वि भाजित करती है। जो भी मैंने ई बिंदु से यहां पर एक रेखा खींची है, दूसरी भुजा ए बी के समांतर, तो जो तीसरी भुजा यहां पर बी सी है, इसको ये समद्वि भाजित कर लेती है। मान लेते हैं ये हमारा एफ बिंदु हो गया। तो जो भी मेरा यहां पर एफ बिंदु है, ये इसको बी सी को समद्वि भाजित करता है। समद्वि भाजित करने का मतलब क्या होगा कि बी एफ और सी एफ ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दूसरे बिंदु से हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है, बी एफ बराबर में सी एफ हो जाएगा। जो भी हमारी मध्य बिंदु प्रमेय है, ये पहला बिंदु हमारा मध्य बिंदु प्रमेय का है, और विलोम जो है इसका दूसरा बिंदु हमारा कहता है। ये दो प्रमेय जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, जरूर कर लेना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में ये दोनों प्रमेय कई बार नहीं, हर बार आई हैं।
जो चतुर्भुज में जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसका विषय भी मैंने आपको समझा दिया है। इसी मध्य बिंदु प्रमेय के विषय के साथ हमारा इस पाठ का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी विषय आपको समझाए गए हैं सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और जो भी आपकी कक्षा में साथी पढ़ते हैं उनके साथ वीडियो का लिंक भी शेयर कर दो। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं MKR कक्षा 9वीं पर सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम की, अंग्रेजी माध्यम की, गणित की, विज्ञान की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो पाठ 8 है उसका परिचय तो आपने कर लिया, प्रश्नावलियां बची हैं, प्रश्नावली 8.1, 8.2 या फिर जो अन्य वीडियोस भी होंगी इसी पाठ 8 की, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। उनको देखकर पाठ को जल्दी से पूरा आपने कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पर।